आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी द मिस्टीरियस आइलैंड। ये इंग्लिश का चैप्टर 15 है और इस स्टोरी को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको ये जो स्टोरी है ना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम इस स्टोरी को पढ़ने स्टार्ट करते हैं। ये कहानी का नाम क्या था? द मिस्टीरियस आइलैंड। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस का मतलब होता है जो मतलब जिस चीज़ के बारे में नहीं पता हो। ठीक है, मिस्टीरियस, रहस्यमयी। अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे ना तो इसका मतलब होगा रहस्यमयी आइलैंड। आइलैंड एक ऐसी जगह को कहते हैं ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आइलैंड, तो आइलैंड का मतलब होता है ऐसा जगह जो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ हो। एक ऐसा प्लेस, सूखा हुआ प्लेस जिसके चारों ओर समुद्र हो। तो उस मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी में। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये कौन सा सेंचुरी चल रहा है तो आप मुझे क्या बोलोगे? आपका आंसर यही होगा ना कि ये 21st सेंचुरी है। और 21st सेंचुरी में हम लोग इतने डेवलप्ड है ना कि हम लोगों ने दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारा है। हम लोग को पता है कि कौन चीज़ कहाँ पर है और हम आसानी से गूगल मैप के द्वारा हर एक दुनिया का कोना कोना देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इज एन इनफॉर्मल टर्म गिवन टू द पीरियड बिटवीन द 15th सेंचुरी एंड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों का खोज होना। ठीक है, नए नए जगह को एक्सप्लोर किया जा रहा था। कब? तो बिटवीन 15th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, यानी कि 300 साल। 300 साल की जो एज है इसे कहते हैं हम लोग एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, क्योंकि यहाँ पर नई नई चीज़ें का इन्वेंशन हो रहा था, नई नई जगह खोजे जा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें। It was during this era that Europeans began to explore the world by sea with the invention of finding new routes for the purpose of trade and to acquire wealth and knowledge. और यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी हैं वो सभी समुद्र के रास्ते से निकल रहे थे नए नए जगह को ढूंढने के लिए। नए नए जगह को ढूंढने के लिए क्यों निकल रहे थे? निकल रहे थे इसलिए क्योंकि वे जो है अपना जो बिजनेस है ना उसे बढ़ा सके, इन द पर्पस और ट्रेड और टू एक्वायर वेल्थ, या फिर जब वो नई जगह को खोजेंगे और उसे कोई नया जगह मिलेगा तो वहाँ पर वो आक्रमण करके वहाँ का सारा धन अपने में ले लेंगे और नॉलेज के लिए भी। The rulers of countries such as England, France, Spain, and Portugal sent their men on expeditions in order to find new trading routes to Asia and Africa. तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ और पोर्तुगल हुआ ना, तो वहाँ के राजा ना कुछ लोग को भेजते थे कि जाओ जाके ढूंढो कि कहाँ कहाँ नया नया ज़मीन है, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पे हम बिज़नेस करेंगे। और वहाँ पर जो भी ज़मीन है ना उसे हथिया कर मतलब कि कब्ज़ा करके वहाँ पर हम लोग रहेंगे। तो यहाँ इन सारी जगहों से लोग आए और एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने लगे। दिस एक्सप्लोरेशंस रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और फिर जब ये डिस्कवरी हुआ, ये जो एक्सप्लोरेशन हुआ उससे बहुत सारे नए नए जगह का डिस्कवरी हुआ, बहुत नए नए जगह मिले फिर। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये स्टोरी से कनेक्टेड है। अब हम स्टोरी पर आते हैं। ठीक है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेनियल डेफोस 1719 नोवेल द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ ही फाइंड हिमसेल्फ ऑन द स्ट्रेंज आइलैंड। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है ना कि ये जो स्टोरी आप अपने बुक में पढ़ रहे हो ना, ये एक नोवेल से लिया गया है। ठीक है, और ये जो नोवेल है उसका नाम है द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो और उस नोवेल को लिखे हैं डेनियल डिफो। और ये जो नोवेल है ना ये लिखा गया था 1719 में। सोच लो ये कितना पुराना है। और इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि कैसे रॉबिन्सन क्रूसो को एक नया स्ट्रेंज आइलैंड मिला। स्ट्रेंज का मतलब अजीब सा आइलैंड में मिला था इसे। ठीक है, आवर वॉयज टू अफ्रीकन आइलैंड ऑफ फ्रेनाडो डी नोरेहा वॉज स्मूथ एंड सेफ फ्रॉम पेरिल। इट वॉज आफ्टर वी पास्ड, सॉरी ये क्या है, आइलैंड दैट लेडी लक
ceased to smile on us. A few days after we sailed past the island, we encountered a fearful storm. तो जब ये अफ्रीका से निकले, अफ्रीका के आइलैंड से निकले, तो इनका जर्नी बहुत स्मूथ था। फिर अचानक से इनका जो शिप है ना, वो क्या हुआ, तूफान में फंस गए। The fierce wind tore at our sail and churning waters tossed our ship this way and that way. और इतना ज़्यादा सुनामी आ गया पानी में कि इनका जो नाव था ना, ये एकदम मतलब टोस्ट होने लगे। टोस्ट मीन्स मतलब कि कभी इस तरफ जाते थे, कभी उस तरफ जाते थे। द शिप वॉज इन बैड शेप एंड वाटर वॉज पोरिंग इन। और जो नाव था उसका शेप पूरी तरीके से बिगड़ गया, और इतना बिगड़ गया था कि अब समुद्र का पानी इनके नाव में आने लगा था। देन जस्ट एज ऑल होप सीम्ड लॉस्ट, और ऐसा लग रहा था कि अब तो कोई उम्मीद नहीं है बचने का, वन ऑफ द मैन स्पॉटेड लैंड। फिर एक आदमी को समुद्र के बीच में एक छोटा सा लैंड दिखा। वी लेफ्ट आवर पुअर एंड ब्रोकन शिप बिहाइंड एंड मेड फॉर लैंड इन ए स्मॉल बोट। और हम लोग अपना टूटा हुआ शिप को छोड़े, और जो लाइफ बोट होता है ना, एक बड़ा नाव के साथ एक छोटा नाव भी होता है, और उस छोटे नाव को कहते हैं लाइफ बोट। तो उस लाइफ बोट में बैठ के उस ज़मीन की तरफ निकल गए। वी वर सेव्ड, और ये सभी बच गए। बट आल्स आवर सेलिब्रेशंस वर शॉर्ट लिव्ड। पर हमारा जो ये खुशी था ना, ये बहुत छोटे टाइम के लिए था। जस्ट एज वी वर अबाउट टू लैंड, अ मैसिव वेव कैप्साइज्ड द बोट एंड थ्रू अस इनटू द वाटर। और फिर अचानक से एक बहुत बड़ा लहर आया और इनके छोटे से नाव को उठाकर फेंक दिया पानी में। आई थॉट इट वॉज द एंड ऑफ द वे फॉर मी। और रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि अब तो मौत ही है, मतलब अब तो ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगा। बट अनदर ग्रेट वेव टुक मी एंड कैरीड मी टू द शोर। पर एक तुरंत उधर से दूसरा लहर आया और इनको, रॉबिन्सन क्रूसो को, समुद्र के जो वो किनारे हैं ना, उस लैंड के किनारे जाकर फेंक दिया। आई वॉज टायर्ड एंड सिक। मैं बहुत ज़्यादा बीमार था और थक भी चुका था। I had imbibed copious amount of water and throw up as soon as I got up on my feet. Imbibed copious का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पानी ना ये पी लिए थे, मतलब समुद्र में इतना उठापटक हो रहा है कि इनके अंदर बहुत सारा पानी चला गया था। तो ये जैसे ही ज़मीन पर आए ना, तो सबसे पहले ये अपने बॉडी का सारा पानी निकाले। Needing to rest but not daring to lie down on the beach for fear of wild animal। और इनको एकदम बहुत सख्त ज़रूरत था आराम करने का, पर ये चाह रहे थे कि अगर हम एक बार आराम करने यहाँ पे बैठ गए तो जंगली जानवर हमको छोड़ेगा नहीं। आई स्करीड अप ट्री एंड वेंट टू स्लीप। और फिर मैं तुरंत झट से एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और उस पेड़ के ऊपर जाकर सो गया। द नेक्स्ट डे आई वोक अप टू सी नो टेरेस ऑफ द स्ट्रॉम। फिर जो दूसरी सुबह मैं जागा तो देखा कि सारा कुछ शांत है, कोई तूफान नहीं है। इट वॉज अ क्लियर एंड सनी मॉर्निंग, और दिन भी पूरा साफ था। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड लुकड अराउंड। फिर मैं ट्री से उतरा और इधर उधर देखा। आई कुड सी द रिमेन ऑफ शिप लाइंग लेस देन अ किलोमीटर फ्रॉम द शोर। और फिर मैं जब समुद्र के किनारे से देखा तो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर मेरा शिप था जो कि पानी में डूबा हुआ था। द फर्स्ट थिंग आई हैड टू डू क्लियरली वॉज टू स्विम टू द शिप एंड ट्राई टू फाइंड समथिंग यूजफुल एमंग द रिमेन्स। और जो पहला चीज़ मुझे करना था वो ये था कि मुझे तैर कर उस शिप तक जाना था, और शिप में जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं और जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं ना, उस शिप से निकाल कर ज़मीन पर यहाँ लाना था। ऑल्दो द लोअर पार्ट वॉज फिल्ड विथ वाटर। और उस शिप का लोअर पार्ट पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था। द अपर हाफ ऑफ द शिप वॉज ड्राई। और ऊपर का जो पार्ट था वो सूखा हुआ था। थैंकफुली आई वॉज एबल टू फाइंड सम फूड। और भगवान का शुक्र है कि मुझे कुछ खाना मिल गया खाने को उस शिप में। टूल्स टू हेल्प मी कट एंड शेप वुड। और कुछ औजार हथियार भी मिल गए जिससे कि मैं पेड़ या फिर लकड़ी को काट सकूं। सम बुक्स, कुछ बुक्स मिले, कुछ पेन मिले, कुछ पेपर्स मिले, नेडल्स मिले यानी कि सुई मिला, एंड सम क्लोथ्स, और कुछ कपड़े मिले। आई टाइड सम पीस ऑफ वुड थ्रू टू मेक अ राफ्ट, मेड अ सेल फ्रॉम द क्लोथ एंड टुक माई ट्रेजर बैक टू शोर। और फिर सारे चीज़ को मैं लाद कर ज़मीन पर वापस आ गया। आई कुड सर्वाइव फॉर सम टाइम ऑन थिंग्स आई हैड सेल्वेज्ड।
सैल्वेज का मतलब होता है प्रिजर्व करके रखना।